बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, ना तो हुकूमती वज़रा की अयाशियाँ कम हो सकती हैं, तनख्वाहें भी कम नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह से आम आदमी के लिए जो पेट्रोल है उसकी कीमत भी कम नहीं हो सकती। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए जो आवाम से ज़बरदस्ती कुर्बानी ले ली गई है, उस हुकूमती फैसले के ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सियासत के मैदानों से खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तरफ, यानी वो तो निकलने का फैसला कर चुके, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी मिलियन मार्च करेंगे। और तीसरा अहम मामला वो आम आदमी से मुताल्लिक है, जिसको इस वक्त ये नजर आ रहा है कि बजट तो आ रहा है और बजट आएगा तो उसके लिए क्या लेकर आएगा। तनख्वाहदार जो तबका है, सबसे ज़्यादा बेचैनी इस एक तबके के अंदर मौजूद है। इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ बयान करें माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक, क्योंकि आज जो इस्लामाबाद में हमने सूरत हाल देखी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओले बरसने हों मगर गोले बरस रहे हों। बिल्कुल छोटे छोटे सी होती इनकी मकदार, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से था जैसे गोले बरसाए गए हों। इस माहौलियाती तब्दीली पर मैं चाह रही थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक माहौलियाती तब्दीली जो है दुनिया भर में ये एक अब हकीकत है, और हमारे जैसे मुल्क ख़ास तौर पे जो कि हमारी सारी ज़राअत का ताल्लुक जो है वो मौसमों के साथ सदियों से रहा है, हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की, पॉलिसी भी उसके मुताबिक बदलने की, और अपनी जो तरीक़ाकार है ज़राअत का उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं करवा रहे इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक तो वैसे ही इस्लामाबाद में तो वाकई खुदा का अज़ाब ही लग रहा था कि वो 2-2 इंच के जो है ना लोगों के सर फट गए, सोलर पैनल फट गए, टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, और जो है लोग ज़ख्मी हुए बाकायदा। और केपी में तुग़यानी बारिशें हुई हैं, तो उसका जो है ये बेमौसमी बारिशें हैं। और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, सेंट्रल पंजाब में भी बारिशें थोड़ी सी हुई हैं, गुजरांवाला में हुई है। तो इस वक्त कटाई का मौसम है। गंदम की पहले ही अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा फिगर आ रहा था, अभी भी कह रहे हैं शायद 8% जो है ना गंदम की फसल कम होगी। वफाकी हुकूमत कह रही है कि पिछले साल के वो इम्पोर्टेड वीट पड़ी हुई है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है हमें इम्पोर्ट करनी पड़े, और पैसे हम किसान को देने के लिए तैयार नहीं, उस पर अलहदा बहस करेंगे। मगर ये अगर खुदा न खास्ता जुमा इतवार हफ्ते को भी बारिशों का इम्कान है, अगर ये इस वक्त खड़ी हुई फसलें हैं, कटाई हो रही है, तो जिनकी कटाई नहीं हुई या फसल जो है खेत में पड़ी हुई है, उसके लिए बड़ा परेशानी है। उम्मीद करते हैं कि इसका बस दुआ करते हैं कि नुकसान ना हो। हाँ, एक ज़रूर है कि ऑफ कोर्स तो यानी बारिशों से जो है जेलम के कैचमेंट एरिया में और सिंध के ये स्वात वगैरह में जो है ये दरियाए काबुल में पानी आएगा, सिंध में आएगा, फिर ये जो नीलम के अंदर वैली के अंदर बारिशें हैं ये जेलम में आएगा। तो कोई बारिशों से थोड़ा सा ये जो पानी की लड़ाई चल रही है, ख़ासतौर पे सिंध के अंदर जो है, और पंजाब के अंदर भी लड़ाई दोनों सूबों में भी चल रही है, तो शायद दरियाओं में पानी थोड़ा सा इस बेमौसमी बारिशों से आ जाएगा, पर नुकसानात ज़्यादा हैं। अब ऐसे मौक़ों पे जबकि पहले ही किसान परेशान हैं और गंदम की और कपास की फसलें जो हैं वो उसकी अच्छी खबरें नहीं आ रही, मज़ीद जो है एक जो इनका कोई कसूर नहीं है, एक खुदाई जो मदद होती है ये उसको मदद भी नहीं देते कि पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में जो पिछले 2 माह में $10 पर फी बैरल जो है कम हो चुका है। ये पहले ही 2 दफ़ा जो है इन्होंने टैक्सेस लगा देते हैं, लेवी बढ़ा देते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने बजाय इसके कि पेट्रोल की कीमत कम करते, पिछली दफ़ा भी इन्होंने नहीं की कि जी हम बिजली के उसमें नर्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मज़ीद जो है इन्होंने ये किया है कि जी उसकी लेवी बढ़ा दी है पेट्रोल की, ऑर्डिनेंस में तब्दीली करके कि जी वो 70 से 78 रुपये लेवी हो गया है, और बाकी टैक्सेस में ला लें तो तकरीबन 95 से 100 रुपये के 284 फ़ी लीटर जो पेट्रोल है उसमें तकरीबन आप सुन लें 90 और 100 के दरमियान तो टैक्सेस हैं। तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं, और बड़ी ज़्यादती है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होती हैं, जब बढ़ती हैं ये एक दिन ज़ाया नहीं करते और फ़ौरन ठोक देते हैं, और दूसरी दफ़ा जब कम होती हैं
तो ये 2 महीने में ये ज्यादती, और ऊपर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि जी वो बलूचिस्तान की सड़कें बना रहे हैं, वो भाई अच्छी बात है, वहाँ बननी है, वो इस साल नहीं बनेंगी, वो उसका स्लॉट ही अलहदा होता है, वो बजट में अनाउंस करेंगे, फिर उसकी वो एक प्रोग्राम बनेगा, प्लानिंग सारा कुछ, वो 1 साल तक का प्रोग्राम है और उसका पूल ही अलहदा है, ये पूल अलहदा है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। की जेब से सड़क बनना सही मगर उन्होंने सोचा ना कि हो दूसरी दफा जब ये करेंगे तो लोग बड़ा शोर मचाएंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो है ना, ये बलूचिस्तान के ऊपर एहसान कर दें और कोई नहीं बोल पड़ेगा। लोगों को इतना बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, जब कर रहे हैं तो बस फिर कहें शॉर्टफॉल है, आपके टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे, IMF का प्रेशर था, उन्होंने कहा यहाँ से पूरा करते हैं। तकरीबन मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये मिनी बजट ही इसको कहेंगे, कि ये तकरीबन 125 अरब रुपए के टैक्सेस लगा चुके हुए हैं, पहले भी इसके 34 अरब रुपए शायद इस दफ़ा जो ये नहीं बढ़ा रहे यहाँ से कलेक्ट करेंगे, पहले भी कोई 30 अरब, टोटल मिला के 100 से 125 रुपए के पेट्रोल के उसमें से ये पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। और याद रहे कि जुलाई में 5% जो है कार्बन टैक्स भी आ रहा है, हाँ, कार्बन लेवी जो आयद होगी, कार्बन लेवी जो है नेक्स्ट बजट के अंदर, वो भी इन्होंने IMF किया हुआ है। तो ये करें और इतना वो करें कि जिसकी ये वो है कि जिसकी ना जितना बर्दाश्त किया जा सके। दूसरा ये है, अगर आप इजाजत दें तो मेहमान भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इस मामले पर बात करते हैं और तमाम सियासत के मैदानों के हवाले से भी बात करेंगे। सीनियर सियासतदान है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी सेनेटर साहब, आप क्योंकि इकोनॉमी भी समझते हैं, मगर ये इसके लिए तो कोई बड़ी बेसिक्स चाहिए कि दुनिया भर में $74 से फी बैरल से 64 पे आ गया है, और ये पैसे जो है अवाम को ट्रांसफर करने की बजाय जो है ये उसको टाल के जो है लेवी बढ़ा देते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जी वो बलूचिस्तान की सड़कें बना रहे हैं। क्या करें हम? आमिर भाई, पिछले 10 सालों से पाकिस्तान को सियासी बेयकीनी ने और पॉलिटिकल क्राइसिस ने ग्रिप में लिया हुआ है, और उस सियासी बेयकीनी और इस सारे माहौल की जो सारी कीमत है वो इस मुल्क के अवाम ने अदा की। देखिए, अब ये जो फिगर्स हैं ये गैर मामूली फिगर्स हैं कि इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है और पाकिस्तान में जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। ये हम लोगों की वजह से कि हमने जो सियासी बेयकीनी, अपने झगड़े आपस में हम नहीं सॉल्व कर सके, हमने जो लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई, जहां कहीं भी थोड़ा सा रिलीफ देने की अगर गुंजाइश पैदा होती है तो अवाम तक वो जरूर मुंतकिल करनी चाहिए। सफेद पोश तबके की पिछले इस पूरे 10 सालों में, खुसूसन पिछले 3-4 सालों में, यकीन मानिए कि उनकी चीथड़े उड़ चुके हैं। तो मैंने तो जब हुकूमत ने 5-6 रुपए बिजली की कीमत कम की, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में उसको भी खुशाइंद कहा कि यार खुदा का शुक्र है, मुझे इस चीज से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि यह हुकूमत गैर नुमाइंदा है, ये हुकूमत लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, गैर इखलाकी हैसियत है इस हुकूमत की, लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों को जितना भी रिलीफ मिले उस पे हम शुक्र करते हैं। तो ये जो इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान के लोगों को ये रिलीफ मुंतकिल किया जाए, वो इन्होंने मुंतकिल नहीं किया, और साथ में अब ये कह दिया कि एक सड़क बलूचिस्तान में बनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मजीद तरक्याती काम हो, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो पैसा हासिल होगा, ये पैसा इस तरफ नहीं जाएगा, ये पैसा हुकूमत डायरेक्टली वसूल करेगी और फिर ये हमारी डेट रिसर्विसिंग में या किसी और शहाना एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, लेकिन ये वो सड़क बनाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। आज अगर सड़कों को हम देखें तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सड़क की इस वक्त जरूरत है, जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी में नंबर 1 होनी चाहिए, वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है, कराची टू हैदराबाद मोटरवे है। तो लेकिन उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। ये एक लॉलीपॉप है जो लोगों को चुप कराने के लिए जी कि इन पैसों से बलूचिस्तान में सड़क बनाई जाएगी, ऐसा मुझे तो होता नजर नहीं आ रहा, ना ही उसकी कोई फिजिबिलिटी तैयार हुई है। एकदम से वजीर आजम साहब ने कह दिया और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स PSDP के जरिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कोई उसके ऊपर सर्वे नहीं हुआ होगा, कोई उसकी फिजिबिलिटी तैयार नहीं हुई होगी, और ये पैसा डेट रिसर्विसिंग में या किसी शाना एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाएगा।
दूसरा ये आपके हमारी जो है ना इंटेलिजेंस और आम आदमी को बेवकूफ़ समझना कि जनाब ये क्या है कि जी बलूचिस्तान पे ज़ाहिर है कौन खुश नहीं होगा कि बलूचिस्तान पे सड़कें बन रही हैं, और जिस तरह आपने कहा कि उसके लिए वो इस साल भी नहीं बनेगी, वो उसके लिए एलोकेशन होगी, PSDP में होगा, फिजिबिलिटी बनेगी, वो एक ट्रक की बत्ती है। ख़ास तौर पे इसलिए भी ज़रूरी है कि आप मुझसे ज़्यादा नज़र रखते हैं चीज़ों पे कि इस वक्त ये तेल की कीमत इसलिए कम हुई है कि इंटरनेशनल टैरिफ वॉर जारी है, उसकी वजह से ये तेल के ऊपर ये असरात पड़ रहे हैं। और साथ में आज की जो डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने उसको एंटे उसका बढ़ा दिया है और 245% चीन के ऊपर टैरिफ जो है ना वो करने जा रहे हैं, जिसके अपने मुज़मरात हैं। अब हमारे ऊपर जो है वो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की हमें फ़िक्र करनी चढ़े तो ये एक बेनिफिट था जो कि हमारे पास आया था, उसकी वजह से वो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, जो कि मैं समझता हूँ नाज़रीन के लिए मुस्वा आपकी इजाज़त से कि इस वक्त चूँकि उसका फ़ायदा या नुकसान ये है कि मैक्सिको और चीन की जो मंडियां उन्होंने प्रॉक्सी के तौर पे वियतनाम और मैक्सिको को करते थे, हमारे से भी डबल ट्रिपल टैरिफ किए हुए हैं। और इस वक्त गुंजाइश थी कि हम अपने आप को अपनी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते, पहले ही हमारी मईशत नहीं चल रही है, पहले ही बुरा हाल है, तो यहाँ पे अवाम को भी रिलीफ देते और मईशत को भी देते पेट्रोल की कीमत कम करने से, तो हम अपने आप को पेश कर सकें सियासी इस्तेहकाम लाकर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके कि जनाब तेल की कीमत कम है, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होना है। क्या कहेंगे मुस्तफा इस पे? ये देखें, इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि पूरी दुनिया इस वक्त एक टैरिफ वॉर की तरफ अमेरिका ने जिस तरह वो शुरू की है, और बड़े दो हाथियों का जो टकराव है चीन और अमेरिका का, उसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पे पड़ेंगे। अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स का भी हमने हाल देख लिया कि किस तरह वहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो वाइप आउट हो गए, इसी तरह यूरोप में। और ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जहां पर हमने पाकिस्तान के मफादात को भी सामने रखना है, हमने ये भी सोचना है कि आखिर पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी मंडी थी, सबसे बड़ी मंडियों में वो अमेरिका थी, और जो पाकिस्तान पे भी टैरिफ्स लगे हैं कि हमने किस तरीके से इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना है, और साथ ही साथ अवाम को भी रिलीफ देना है। अब देखिए, ये जो सूरत हाल एकदम से बनी है, इसमें अगर आप ये रिलीफ मुंतकिल कर देते लोगों को, तो उसके नतीजे में आपका एक इफेक्ट आना था सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर, कि इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ज़राअत में, वो महंगे तेल की वजह से बहुत ज्यादा है। और अभी ऑलरेडी आपका जो किसान है उसके साथ जो गंदुम में कर दिया है हुकूमत ने, कि इस वक्त उसकी गंदुम 2000 रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे तो अंदेशा है कि आने वाले साल में गंदुम इस मुल्क में सिर्फ किसान अपने घर के खाने के लिए उगा लेगा, बाकी उसने गंदुम नहीं उगानी। और हमें अगले साल, इस साल भी हम $1 अरब के लगभग तकरीबन गंदुम इंपोर्ट करने पे लगाएंगे, और अगले साल हमारी ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करेंगे गंदुम पाकिस्तान में लेके आने के लिए। तो ऑलरेडी जो आपका किसान परेशान है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जो आपका शहर में जो मिडिल क्लास तबका है, उनको एक सहूलत हासिल हो जाती है कि कुछ पैसे बचते हैं उन्हें, जो आज अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, ये उनके लिए एक रिलीफ होता। और साथ ही साथ जो आपकी इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त नेगेटिव में है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप जो भी मसनूआत तैयार करते हैं वो compete ही नहीं कर पाती, क्योंकि इस पूरी रीजन में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो एनर्जी की जो कॉस्ट है, वो आपकी सबसे ज्यादा है, इंडिया के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में। तो अगर हमने अपनी मसनूआत को कंपेटिटिव बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे रखनी है। और हम जानते हैं कि हमारी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अब बिजली के ऊपर कम है, और उन्होंने अपने ऑल्टरनेट खुद अपने यूनिट्स लगा लिए हैं, और तेल की कीमत कम करना एक बहुत बड़ा उनको भी बेनिफिट होता। तो हुकूमत ने ये ना करके, आई थिंक ये लोगों के साथ एक बड़ी ज्यादती की है, पाकिस्तान की अवाम के साथ बड़ी ज्यादती की है। ये रिलीफ फौरन से बेशतर पाकिस्तान के लोगों को मुंतकिल होना चाहिए था, ताकि वो इस माहौल में जहां पर उनकी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हुई हुई है, एक सांस लेने की कैफियत तो उनमें वापस आती। जिस तरह आपने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो फरवरी के फिगर आए हैं बड़े खौफनाक आए हैं,
पहले ही हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, याद रहे कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा खपत जो हमारी लेबर की है इधर होती है, और वो 3.5 जो है फरवरी के उसमें -3.5 पे जा रही है। दूसरी खपत जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की लेबर के 40% है वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो ज़राअत का जिस तरह मुस्तफ़ा ने जिक्र किया, इस वक्त किसान का बहुत बुरा हाल है कि हमें जो है जो इंटरनेशनल कीमत है और जो जितनी मंगवा के मैंने हिसाब लगाया वो 35 से 4,000 के करीब हमें पड़ेगी। तो बाहर के किसानों को दी जा सकती है तो हमें क्यों नहीं दी जा सकती। मुझसे आपकी इजाज़त से बड़ी अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक गंदम सपोर्ट का मंजूर किया है, 15 रुपये का पैकेज, और कि जी ये किसान कार्ड के ज़रिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, और जो है ये अबियाना और फिक्स टैक्स की छूट भी दी जा रही है, और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी है। ये अच्छी बात है, मगर किसान कहते हैं कि आप ये जो 15 अरब रुपया हमें दे रहे हैं तो ये लॉलीपॉप है, आप हमसे सपोर्ट प्राइस ना लेके ना देकर हमारी जो उजरत है उसमें से 300-400 अरब रुपए का हमें टिका लगा देते हैं, फिर ये भीख की सूरत में हमें आप 15 रुपए का पैकेज दे देते हैं, कभी ट्रैक्टर स्कीम, तो हमें हमारी उजरत दी जाए। मुझसे आप इस मसले को समझते हैं, क्या कहेंगे? आमिर भाई, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। किसान का जो सबसे बड़े जो खर्चे हैं उनके अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक ये तेल की कीमत, फिर दूसरा खादों की कीमत। खादों, अब ये भी एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप है ये हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज का, कि जो पाकिस्तान के किसान के नाम पर अरबों रुपए की सब्सिडीज वसूल करती हैं हुकूमत से कि जनाब हम सस्ती खाद तैयार करेंगे, आप हमें ये पैसे दीजिए, और फिर उसके नतीजे में आज तक वो जो बेनिफिट है ट्रांसफर ही नहीं हो सका किसानों को। किसान आज भी महंगी खाद खरीदने पे मजबूर है। तकरीबन 10,000 के करीब बोरी है आपकी, 10,000 क्रॉस कर चुकी है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन DAP की। आपकी तकरीबन 4,000 रुपए की बोरी है, 4,500 रुपए की है यूरिया की। तो ये अगेन ये पूरी रीजन में आपके ये हाईएस्ट रेट्स हैं जो आप खाद के किसान को दे रहे हैं। फिर तो ये उसके जो बड़े इनपुट्स हैं, जब आप वो कम नहीं करेंगे और उसको एक लॉलीपॉप दे देंगे कि जनाब ये ट्रैक्टर आप लाखों ट्रैक्टर तो देने से रहे, वो तो बड़े महदूद और चीता लोगों को मिलेंगे जिनको अगर मिल भी पाए, तो जो लाखों किसान है उनको तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। उनको अगर हकीकी बेनिफिट अगर आप देना चाहते हैं तो आप उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो आप कम करें। वो करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। किसान कार्ड बिलाशुबा कि अगर वो सही तरीके से मटेरियलाइज होता है तो जहां पर हुकूमत की तारीफ बनती है करना, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन हमने अभी तक इसको होते हुए देखा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली फोसी के आने वाले वक्तों में अगले साल पाकिस्तान, बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर में मैं कल परसों एक खबर देख रहा था, उनका अपना इदारिया था कि पाकिस्तान वीट क्राइसिस जो है उसका सामना करेगा सितंबर अक्टूबर में, और उस वक्त हमें पाकिस्तान में फिर एक बहुत बड़ी तादाद वीट की बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो एक तरफ आप उस क्राइसिस का भी सामना कर रहे होंगे सितंबर अक्टूबर में, और फिर साथ ही साथ आपकी काश्त भी मजीद नहीं हो रही होगी, क्योंकि किसानों के साथ जो हुआ है वो किसी और फसल की जानिब चले जाएंगे, लेकिन अब वो गंदम काश्त नहीं करेंगे जो पिछले 2 साल में उनके साथ हुआ है। तो आपको एक डबल वहमी आपको पड़ेगी कि काश्त भी कम होगी और क्राइसिस का भी आप शिकार हो जाएंगे। इसको आप ट्रिपल वहमी भी कर लें, क्योंकि उस दौरान में आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी धचका लगने का इम्कान है। वहाँ से 1.5-2 बिलियन डॉलर का नुकसान, और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे ही बड़े बहरान में चल रही है, तो ओवरऑल बड़ा एक क्राइसिस नज़र आता है। मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रा सियासी उस पर भी बात कर लें। अभी आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे ये तो अब नज़र आ रहा है कि अपोजिशन का वो जो एक इत्तेहाद होने जा रहा था, मौलाना फजलुर रहमान उसका हिस्सा नहीं बन रहे। मगर उन्होंने जो है अब मीनार पाकिस्तान में जो है वो 11 मई को मिलियन मार्च का ऐलान किया है। सो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की उनका एक मसल पावर है, कैपेसिटी है लोगों को मोबिलाइज करने में। अब पहले जो है PTI को इजाज़त नहीं मिलती रही मीनार पाकिस्तान में, अगर देते हैं तो तब इशू होता है, नहीं देते
तो तब इशू है। क्या कहेंगे ये इत्तेहाद के ना बनने पे? मगर ओवरऑल ये हीटअप तो हो रहा है, ये जलसों जुलूसों का मौसम, और किस माहौल में इकोनॉमिक क्राइसिस की आपने पहले बात कर ली। आमिर भाई, ऑपोजिशन का इत्तेहाद ना बनना ऑपोजिशन ही की कमजोरी है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि 2018 के जब इलेक्शंस हुए तो 2018 के इलेक्शन से, और मैं ऐनी शायद हूं इस चीज का, पाकिस्तान पूरे ने भी देखा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई थी 2018 के इलेक्शंस के बाद। और दूसरे हफ्ते इलेक्शंस होने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने एक ट्रक पर खड़े होकर तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पहला जलसा भी कर लिया इस्लामाबाद में, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। पिछले 3 साल गुजर चुके हैं और इस 3 सालों में ऑपोजिशन का इकट्ठा ना होना ये ऑपोजिशन की कमजोरी है। इसका हम इल्जाम किसी और को नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। हम तो बड़ा अरसा उनको इस चीज पे, दोस्तों को कायल करने की कोशिश करते रहे कि जनाब हमारा मकसद ये होना चाहिए, जिस तरह मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि जो लोग हुकूमत में आ गए हैं उनको अकेला करो। तो अकेला करने के लिए जरूरी है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद वजूद में आए, सब लोग इकट्ठे हों। लेकिन उसके अंदर फिर नहीं हो सका बाहर तो। और मैं तो अब भी ये समझता हूं कि एक नेशनल एजेंडा तैयार करना चाहिए ऑपोजिशन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। वो नेशनल एजेंडा के ऊपर कुछ काम भी हुआ, वो तमाम जमातों के साथ शेयर भी किया गया ताकि वो अपनी जमातों के अंदर उसको डिस्कस करके उसके ऊपर इनपुट अपना लेकर आए, ताकि हम सब अपनी नाक से आगे, हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आगे की सोचें, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम इकट्ठे हों कि जिसके अंदर हम कुछ नकात पे ये एग्री करें कि पाकिस्तान को अगर हमने मसाइल से निकालना है तो फिर हमें किन इकदामात पर यकजहती की जरूरत है। उस नेशनल एजेंडा को अगर आगे लेकर ऑपोजिशन चलती है तो यकीन माने आमिर भाई कि इस वक्त कंडीशंस पूरी तैयार है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से जो आलम है वो आपके सामने है, जो इस वक्त सिंध के अंदर नहरों को लेकर जो एक बहुत बड़ा इर्ताश है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, वो मौजूद है। पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव है। आजाद कश्मीर के आप हालात देख लें, आप जीबी के हालात देख लें, और ये जो फिर नया बिल आया है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, इसके ऊपर लोगों के तहफ्फुज़ात हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, क्योंकि हुकूमत दावा तो करती है कि मैक्रो लेवल के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक उसके समरात अवाम तक पहुंचते हुए नहीं देखे। और एसेंस इस सारे मामले का ये है कि आज बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के चोरी करने के बाद ये हुकूमत पाकिस्तान पर थोपी गई है। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, ये पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इस सूरत हाल में कंडीशंस जहां पर पूरी हो, ऑपोजिशन का इकट्ठे ना होना, ओनली ऑपोजिशन इज टू ब्लेम, नो वन एल्स। और ये मैं समझता हूं कि हमारी इस नाअहली की वजह से ये 1 साल गुजर गया जो हुकूमत सर्वाइव कर गई। तो जो जबर का जो इस वक्त माहौल है, जो घुटन का जो माहौल है, उसके अंदर लोग चाहते हैं कि उनकी कोई आवाज बने, उनका जो हक उनसे छीना गया है वो हक वापस लेने की कोई बात करे, कोई ये कहे कि भाई पाकिस्तानियों का वोट उनको लौटाओ। लेकिन इस वक्त आपस के झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की कमजोरी है, और जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, उसको भी एक सोल सर्चिंग करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। और लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि हम एक नेशनल एजेंडा पे अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक मीनिंगफुल पॉलिटिक्स की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। मगर आपने काशिफ बासी का जिक्र किया, ये एक बड़ा अब एक न्यू नॉर्मल बन गया है कि जी उसको 2 महीने से घर बैठाने पे मजबूर किया गया है। तो कल को वो प्रेस क्लब में पिछली दफ़ा की तरह अपना प्रोग्राम करना शुरू कर देगा, तो आई एम श्योर उसको आगे से ज़्यादा फीडबैक भी मिलेगा और इनके लिए उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो लोगों के लिए वो इतना मजबूर ना करें कि वो ये ख़ुद बाद में तंग होंगे। सिर्फ गुजारिश ही की जा सकती है। मगर मैं मुस्तफ़ा ये ज़रूर चाहूँगा कि मौलाना ने आज 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी बात की, फिर ये ऑफ कोर्स मादनियात वाले बिल के मतलब भी बात की। मगर बसद एहतराम, मौलाना का बड़ा एहतराम है, बड़े ज़िरक आदमी हैं, मगर 26वीं आइनी तरमीम में बहरहाल इनकी उसके अंदर शमूलियत थी। और मादनियात का बिल भी जब बलूचिस्तान में पास किया गया तो इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, इनके लोगों की वहाँ से,
उन्होंने कहा जी कुछ कह रहे हैं जी वो रोज़ों पे रमज़ान की छुट्टियों पे थे, कुछ कह रहे थे जी उनको पता ही नहीं चला कि जी मादनियात के मतलब है। ये बहाने लगते हैं, थोड़ा सा मौलाना का भी इसमें मेरा ख्याल को इतना क्लीन नहीं नज़र आते। जी आमिर भाई, ये बातें बिल्कुल आपने ठीक बताई, लेकिन सियासत जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। मौलाना ने बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के लिए उन्होंने वोट भी किया, लेकिन इसमें रास्ते निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये तजवीज़ सामने रखी जाए कि जो 26वीं आईनी तरमीम में जो इस्लामी शिकें हैं, जो बुनियादी तौर पर मौलाना को जिनके साथ कंसर्न है, आप इस तरह भी उस गुफ्तगू को पैकेज कर सकते हैं कि जनाब हम उनको खत्म करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जुडिशरी के साथ हो रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी को फतह किया गया है कि उसको एक हुकूमत का ज़ेली अदारा बनाकर रख दिया गया है, तो उस पे तो आप हमारे साथ दें। तो मेरे ख्याल से कि ये उनकी जमात ने भी ये महसूस किया है। कामरान मुर्तजा साहब एक सीनियर वकील हैं और तमाम वकला बरादरी इस वक्त ये महसूस कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए एग्जीक्यूटिव को जो कंट्रोल हासिल हो गया जुडिशरी के ऊपर, कि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिट करता है, तो कायल किया जा सकता है। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर्स हुई हैं, जिस तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तमाम वकला और इवन आई सपोज के मौलाना साहब भी ये जरूर इन चीजों के ऊपर एक कंसर्न रखते होंगे, तो कन्विंस किया जा सकता है लोगों को। लेकिन आप बात करने का और उसका जो प्रोसेस है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ बयानात दिए गए मौलाना साहब के बारे में, उनकी जमात के बारे में, वो मेरे ख्याल से हेस्ट में दिए गए और इस मोटिव के साथ दिए गए कि बात तोड़ ना चढ़ सके इनकी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मौलाना साहब ने बहुत ज़र्फ दिखाया है और तहरीक इंसाफ ने भी बड़े बैरियर्स क्रॉस किए हैं, और दोनों जमातें आज से अगर आप साल 1.5 साल पहले की पॉलिटिक्स देखें तो बहुत सफर तय करके काफी करीब हो चुकी हैं। मकसद हुकूमत को अकेला करना है, और मौलाना भी चाहते हैं कि फौरन इलेक्शंस हो, तहरीक इंसाफ भी चाहती है इलेक्शंस हो, ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी चाहती हैं। तो बहुत सारी मुश्तरकात तलाश की जा सकती हैं, और उसमें मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जिनमें एक दहशतगर्दी का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें हमें बड़ी पोजीशंस लेनी होगी। तो ये एक नेशनल एजेंडा के ऊपर अगर एग्री कर लेते हैं, इन तमाम चीजों पर एक दूसरे को कायल करना भी आसान है। जिस तरह जमात इस्लामी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि वो भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे अपने माजी के एक्सपीरियंसेस को सामने रख के, लेकिन अगर उनका भी ये कहना है कि अगर एक नेशनल एजेंडा हो जिसमें हम सारी वो चीजें बैठकर तय कर लें कि जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है, जो वक्त की जरूरत है, तो हम भी आ सकते हैं। तो ये आर्ट ऑफ पॉसिबल है। मेरे ख्याल से इसको हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल उसके लिए मेहनत की जरूरत है, थोड़ी विजडम की जरूरत है, और एक सब्र की भी जरूरत है, जिसकी अभी शायद थोड़ी सी बैरिस्टर साहब, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि जलसे जुलूसों का इस माहौल में निकलना, किसी ये हुकूमत जितना फॉर ग्रांटेड ले रही है और सारे को जो है वो बिल्कुल मारो पकड़ो लड़ो, ये सिलसिला जो है ये आज के माहौल में, आपने जिक्र किया सूबों के हालात का, सिक्योरिटी के हालात का और इंटरनेशनल के हालात का, कि आगे जो ये बहरान आ रहे हैं, मुश्किल हालात आ रहे हैं, उसके साथ जब ये अगर उस माहौल में यहाँ पे लोग सड़कों पे होंगे तो एक बड़ा मुश्किल होगा। मैं सिर्फ नाजरीन के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि ये रोज़ आजकल बड़ी अच्छी बात है कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फ्रेंसें बुलाई जा रही हैं, लोग बुलाए जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि पिछले 2-3 सालों में 40 से 50 बिलियन डॉलर के MOUs साइन हो चुके हैं, मगर एक्चुअली जो है वो टोटल जो है वो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर जो है ना, 1100 से सिर्फ 1500-1600 मिलियन पे हमारी FDI है ये 8 महीने की, और शायद पिछले साल के मुकाबले पिछले साल भी गिरी थी, मज़ीद शायद साल के आखिर तक जो है 2.5 अरब 2.25 अरब का टारगेट पूरा ना हो। सो इन एक्चुअल टर्म्स हमारी FDI कम हो रही है। सो ये इस पॉलिटिकल माहौल में मुस्वा क्वेश्चन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ कोई लाएगा? आमिर भाई, FDI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रूल ऑफ लॉ है, वो अमन व अमान है।
कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क में पैसा लेकर जाता है तो सबसे पहली उसकी तवक्को ये होती है कि यार वहां पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव हो। क्या वहां पर अगर मेरा कोई केस हो जाता है तो क्या वहां की अदालतें क्या मुझे एक फेयर अपॉर्चुनिटी देंगी, मेरा केस सुनेंगी? नहीं। पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ इस वक्त जो हमने हशर देखा है अदलिया का पिछले चंद सालों में और खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो कौन ट्रस्ट करेगा यहाँ पर? यहाँ पर इस्लामाबाद, जहाँ जिस मुल्क के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खतूत मौजूद हो कि हम पर किस तरह का प्रेशर डाला जाता है, कौन ट्रस्ट करेगा? फिर आपके शायद नजरों से गुजरी हो कि फाइनेंशियल टाइम्स माशी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसके अंदर आज से 1.5-2 महीना पहले हेडलाइंस लगी हुई थी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिन कंपनीज ने कर रखी थी कि उनके सीईओज और उन कंपनी के लोगों को किस कर्ब से गुजरना पड़ा, वो भी एक अलग अपनी जगह पर कहानी है। तो जिस मुल्क के बारे में ऐसा तासुर हो, अमन व अमान आपका हो ना, तो वहां पर फिर ये चीजें हासिल करना मुश्किल होती हैं। और फिर हमारी एक इनकैपेसिटी भी है। हम आमिर भाई, हम वो पुराने उससे निकल नहीं पा रहे। हमारा सारा इन्हिसार जो है वो इस चीज पे कि हम अरबी शेखों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ब्रदर प्लीज इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, और वो वी योर मुस्लिम ब्रदर्स, और वो यहाँ पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर देंगे। अब उनके ये जो मौजूदा लॉट है शेखों की, बादशाहों की, ये खुद बाहर की यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं। इनके आगे कंसल्टेंट्स जो है वो बड़ी इंटरनेशनल फर्म से इन लोगों ने उनको लेकर रखा हुआ है। वो आपसे पहला सवाल करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, और आगे हमारी ना कोई तैयारी होती है उस तरीके से। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो पिछली जनरेशन के शेखों की थी वो भी काफी तब्दील हो चुकी है। आजकल वो भी एक बड़े प्रोफेशनल माहौल में ऑपरेट करते हैं। उनके जो वेल्थ फंड्स हैं वो इस तरह तो नहीं है कि आपको ही जाकर कागज के 2 टुकड़े सामने रखेंगे और कहेंगे ब्रदर प्लीज इन्वेस्ट इन दिस, और वो कर देंगे। तो इस सारे माहौल में हमें उस मुल्क की बिजनेस एनवायरनमेंट को, ईज ऑफ बिजनेस को बेहतर करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो रूल ऑफ लॉ है। वो इंसाफ की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो अमन व अमान की एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सियासी बेयकीनी को खत्म करना है। जब आप ये चीजें खत्म कर लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद आ जाएगी। आपके साथ इंडिया है और इस वक्त तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है वेल पोजिशन्ड कि हम वो फायदा उठा सकें। पूरी वेस्टर्न दुनिया इस वक्त चाइना से मैन्युफैक्चरिंग खत्म करके वो शिफ्ट करना चाहती है और ममालिक में, या अपने पास लेकर आनी चाहती है, या और ममालिक में शिफ्ट करना चाहती है। इंडिया उसमें एक बहुत बेहतर पोजीशन में है, वो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल करेगा। और भी ये छोटे नंबर्स की हम कोई बात नहीं कर रहे, सैकड़ों अरब डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रीलोकेशन होनी है इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की, और पाकिस्तान उसके लिए पोजीशन ही नहीं है। तो हमें तो जितनी जल्दी हो अपने सियासी झगड़े खत्म करने चाहिए, एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। माशरा जो जहर आलूद हो चुका है, लोग एक दूसरे पोलराइजेशन हो चुकी है, जो इस मुल्क के अंदर खलीज बढ़ चुकी है इदारों के दरमियान, अवाम के दरमियान, जो रियासत का मुआहिदा है इस मुल्क के अवाम के साथ, जिसको हम आईन कहते हैं, वो कमजोर हो चुका है। हमें इन चीजों को बड़ा और काफी जल्दी इनको एड्रेस करना पड़ेगा। कल बड़ा बैरिस्टर साहब, कल बहुत ही क्रूशल डे है। वैसे तो मिलिट्री कोर्ट वाला ट्रायल भी कल चल रहा है, और कल समात जो है वो चीफ जस्टिस साहब 4 महीने में वो कह रहे हैं 9 मई के भी फैसले कर रहे हैं, तो वो भी है। मगर असल जो कल केस है वो जुडिशल कमीशन ने वो भी रखा हुआ है अपना, और साथ में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो पिटिशन है उसके मतलब शायद मुतवक्का है कि कल फैसला आए। अब जो आप कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया यहाँ अगर पाकिस्तान के अंदर यहाँ रीलोकेट करती हैं, इसको एक यूज़ करते हैं कि सप्लाई चेन्स के अंदर पाकिस्तान का माहौल देखना, तो रूल ऑफ लॉ पहले देखेंगे। यहाँ जब वो देखेंगे कि जो फैसला भी कल ही आता है, मगर फ़र्ज़ करें उन जजेस के ख़िलाफ़ आ जाता है, तो कहेंगे वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, तो आम आदमी को, उनके फॉरेन इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? जी, ये बात अब बिल्कुल सही है। तो अब देखें ना आमिर भाई, हम अब ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ये इसके लिए आपको बहुत संजीदगी और बड़ा को पीएचडी नहीं होना पड़ता। ये सिंपल सॉल्यूशंस हैं मुल्कों को ठीक करने की, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी सिंपल सॉल्यूशन है वो ये है कि आप लोगों से उनका फैसला करने का इख्तियार नहीं छीनते।
आप उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं। हमारे यहाँ अब ये एक रिवायत बन चुकी है कि बंद कमरों के अंदर हमने फैसले करके अवाम के ऊपर थोप देने हैं। अवाम जिस तरह, और दुनिया भर में जहां पर बड़े पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हुए हैं, उनको खत्म करने का एक वाहिद, जब इशराफिया या एलीट वो झगड़े आपस से खत्म नहीं कर सकती, तो एक वाहिद तरीका ये होता है कि यार चलो अवाम के पास चलते हैं, अवाम को फैसला करने दो और उनका फैसला मान लेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक नई रस्म डाल दी, फॉर्म 47 खुलकर सामने आ गए। तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाला भी जो मामला है, अब उसमें देखिए ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो बड़ा सीरियसली हर्ट हुई है। और मैं तो अब हैरान भी हूं, और एक छोटी सी ख्वाहिश भी है, तवक्को भी है कि इसको जज साहिबान जरा बालातर होकर प्रेशर से सोचेंगे कि अगर यहाँ पर बंद ना बांधा गया तो इस पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट के साथ ये होगा। हर जगह मनपसंद जजेस को ट्रांसफर करके उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और पूरी की पूरी अदलिया, जिसका अभी भी कोई हाल नहीं है, वो बिल्कुल एक झेली अदारा बन के रह जाएगी। तो अगर, तो अब लेट्स होप कि कल एक बेहतर फैसला आए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सामने रखकर किया जाए, जजेस की सीनियरिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए। और अगर एक बेहतर फैसला आता है तो वो पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन में लेकर आएगा, ना कि इसमें जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी के जजेस रात कल फैसला देते वक्त इस बात को मलूज़े खातिर रखेंगे कि इन्होंने इसी सोसाइटी में मूव करना है, इनके बच्चों ने, ख़ानदान ने भी मूव करना है। तो ये शादियों गमों में जब जाएंगे तो वो हाल नहीं होगा जो माजी में इस तरह के जो जजेस रात के साथ होता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बैरिस्टर मुस्तफा कोकर साहब। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं। हमने सियासत के हवाले से तो एक सिरासी गुफ्तगू कर ली है इसके ऊपर, लेकिन जो इकोनॉमी का मामला है उसको भी हमने डिस्कस करना है, और कोकर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके हम पॉइंट्स के ऊपर हम साहब का तजिया भी लेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। इकॉनमी से रिलेटेड आमिर साहब हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मिफ्ता इस्माइल साहब से रिलेटेड एक बात की थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इसको मिनी बजट ही समझा जाएगा। मैं आज कुछ चीज़ें देख रही थी जिसमें ये पता चल रहा था कि के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जिसकी उम्मीद एक आम आदमी ने लगाई थी उसको फिलहाल कोई रिलीफ नहीं है, और वो उसका रिलीफ भी IMF से मशरूत किया गया है बजट के मामले को लेकर। जी, वो ये नहीं, क्लेम तो ये किया गया है कि ऑफ कोर्स इतना एकदम से बलूचिस्तान का जो है ना दर्द जाग गया है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखें ना कितनी चालाकी है कि जाहिर है बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं और सबको चुप करा दिया। अब उनके जहन को आप दाद तो दें ना, दाद तो दें कि जी ये करवा के, हालांकि सबको पता है कि जो ये टैक्स कलेक्शन है ये किसी और मद में जानी है। जो बलूचिस्तान की सड़कें वो किसी और मद में, और वो जब देंगे तब होगा, वो एक साल में भी शायद शुरू भी नहीं होगा। नेक्स्ट बजट में उसकी ये लोकेशन होगी, उस दौरान में तो ये कलेक्शन अपनी कर लेंगे ना। अपनी बजट की IMF ने, जाहिर है इनकी शॉर्टफॉल जो थी चल रही थी जो टैक्स कलेक्शन की, तो वो एक था कि जनाब ये पूरा करें तो मिनी बजट हम कह रहे थे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ना मिनी बजट तो नहीं लगाया, 1.25 अरब रुपया जनाब आपने ये पेट्रोल की मद में ले लिया, बाकी भी दाएं बाएं से इधर से करके जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो वो इसको मिनी बजट ही कहते हैं। ये आज भी जो किया गया है इसको मिनी बजट ही कहा जाता है। जब आप 34 अरब रुपए के करीब जो है आप टैक्स कलेक्शन कर लेंगे ये वाला। मैं क्विकली ज़रा आपकी इजाज़त से जो है, कल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो बाई इलेक्शन जो है उमरकोट में होने जा रहे हैं, और ये NA 213 उमरकोट, ये नवाब यूसुफ तालपुर की वफ़ात के बाद कई दहाइयों से वो इलेक्ट होते थे। मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ, बड़े वज़ादार और बड़े PTI की पुराने लोगों में से थे, सुलझे हुए आदमी थे, और उनकी वफ़ात के बाद ये वहाँ पे अब हो रहा है। अब सिचुएशन वहाँ पे बड़ी रही है, उनकी कोई 1,75,000 वोट थे, लाख से ज़्यादा की जो है ना उनकी मार्जिन था, बाकी सबकी मिला के भी अगर वो किया जाए तो बड़ा मुश्किल है। मगर वहाँ पे एक तो बड़ी उम्मीद लगाई हुई है PTI के, जो पिछली दफ़ा भी उन्होंने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया था, और इस दफ़ा जो उनके मुकाबले पे जो हैं उम्मीदवार लालचंद साहब,
वो उन्होंने पिछली दफ़ा 37,000 वोट लिए थे, मगर इस दफ़ा उनको GDA भी सपोर्ट कर रही है और नून लीग के मानुल्लाह तालपुर जो हैं 44,847 उनका भी सुना जाना है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि लाख की मार्जिन है और एक सिंपथी वोट भी है नवाब साहब का, तो वहाँ पे मगर अगर मार्जिन भी कम कर लेंगे तो वो भी एक इंडिकेटर होगा कि सिंध के अवाम वो जो कि पानी के मसले के ऊपर, नहरों के ऊपर पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। पीपल्स पार्टी से वैसे ही नालाएं इनकम्पेंसी भी है और ऊपर से जो है वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर वो मैदान में आ चुके हुए हैं। उनकी जो तकरीर आई है उसको काफ़ी पजीराई मिली है, खानदान परेशान है उसके बाद। तो ये अगर वो मार्जिन भी कम कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया ये होगा। लेकिन आमिर साहब जो PTI की रैलियां और जो वहां पर मामला देखने में आ रहे हैं उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है, वो तो जाहिर सी बात है इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो मौजूदा ग्राउंड की सूरत हाल है उसमें नजर आ रहा है कि PTI के साथ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में वर्कर वहां पर मौजूद है उमरकोट के सिलेक्शन के हवाले से चीजें आ रही हैं। उनका जलसा बहुत बड़ा कल परसों का जो हुआ है वो सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालफत के अंदर जो है इतना बड़ा जलसा बड़ा कम देखने में आया है। मगर क्योंकि मार्जिन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा का है, फिर जो है ये तालपुरों की आबाई सीट है, फिर पीपल्स पार्टी में हुकूमत है और उनको थाना कचहरी ये इसका इस्तेमाल भी आता है, तो ये भी ज़ोर लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर मार्जिन भी कम होता है, ये 37,000 वोट की बजाय लेट से 70-80 हज़ार वोट भी ले जाते हैं तो ये भी अपसेट होगा। सो PTI तो वो उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि जी इस दफ़ा एक करिश्मा हो जाएगा और मिरेकल हो जाएगा और लालचंद साहब जो है हरा ही दें। वो तो खैर बहुत ही बड़ा अपसेट होगा। मगर मैं समझता हूँ अगर मार्जिन भी कम होता है तो भी ये सिंध के हार्टलैंड के अंदर दही इलाके में मार्जिन भी कम कर लेते हैं एक साहब उठ के इस माहौल में, तो वो भी एक बड़ा अपसेट होगा। सही है, ठीक है। आमिर साहब कल जब हमने प्रोग्राम मुकाबिल किया था तो हमने जो इकोनॉमी के हवाले से कहा था तो वो आपने कहा था कि एंकर साहबा की ये खुशी है कि मैं अच्छी खबरों से शुरू करूं। कल की अच्छी खबरों के बाद जो आज सूरत हाल मेरे सामने है, जो पेपर और जो खबरें मेरे सामने मौजूद है आमिर साहब, उससे मुझे लग रहा है कि कल मैं कुछ ज्यादा खुश थी। इतनी खुशी की बात नहीं थी जो सूरत हाल मौजूदा ग्राउंड पे है। वो यहाँ खुशी कमी को ना अलहदा कर लें, फिर लेकिन आमिर साहब इकोनॉमी तो रिलेट करते हैं काम आदमी बड़ी के साथ। अच्छी वो दी है इनकी माइनस से B+ में ही आए हैं। फिर जो है ऑफ कोर्स जो है रेमिटेंसेस जो हैं वो एक रिकॉर्ड तोड़ जो है $38 बिलियन तक वो आ जाएंगे। ये अच्छी खबरें जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं। मगर ओवरऑल आप जब पैमाना देखते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साथ में ये जो आज LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो फिगर आए हैं और जो गंदम के फिगर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ करा दूं, माहिर मेशत हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब क्विकली ये हुकूमत की बातें सुने तो वो रोज खुद भी अपने आप को मुबारकबाद देते हैं और फिर अपने लोगों को भी देते हैं और फिर वो भी दिलवाते हैं। तो आपके ख्याल में ओवरऑल असली सूरत हाल इकनॉमिक क्या है? हम क्या वी आर आउट ऑफ ट्रबल? नहीं देखिए, तो हम तो आदाद शुमार देखते हैं, हुकूमत के बयानात नहीं देखते। अब आप एक देखिए पेट्रोलियम लेवी, उसको हम भत्ता कहते हैं। अगर आपको बताऊं 2012 में ये एक साल में 100 रुपये दिया था, पिछले साल ये 900 अरब रुपया था, अब ये 1000 अरब में हो गया। इसमें सूबों को हिस्सा नहीं जाता क्योंकि वफाक का ये भत्ता है। तो इससे क्या आपको पता है हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट आती है। दूसरी जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं जिसका ये शो कर रहे हैं जी बहुत ज़्यादा हैं। अरे भाई जो डिपॉजिट्स हैं दोस्त ममालिक के वो आप देखें तो ये तो डिपॉजिट हमारे पास तो रिजर्व्स है ही नहीं। मगर जो एक और बहुत बड़ा खेल हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को पता होना चाहिए, आप अपने पिछले 30-40 सालों का निकालिए। हमेशा हम डिस्कस करती थी हुकूमत और स्टेट बैंक तिजारती खसारा, और ये कहते थे ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब क्या हुआ है कि मैंने देखा कि जो पिछले 6 साल गुजरे इसमें हमारा तिजारती खसारा तो हो गया कोई 350 अरब के करीब, लेकिन वो रेमिटेंस की वजह से हमारा करंट अकाउंट जो है वो 42 अरब डेफिसिट रहा। अब ये कहते हैं ये तो मामूली चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करना छोड़ दें। हमारा जो मैंने जैसे आपको अभी फिगर दी कि हम वो 346 अरब डॉलर हमारा इंपोर्ट था और 178 अरब डॉलर जो है वो हमारा तिजारती खसारा है। उसकी बात करें कि अगर खुदा न खास्ता कोई झटका लगता है
तो ये तिजारती खसारे का क्या होगा? 45 अरब डॉलर का मैं क्योंकि वो फिगर भी साथ में ऐड कर दूं कि रफली इतना ही है शायद, है ना? सॉरी, दोबारा फरमाइएगा। मैंने कहा डॉलर्स के अंदर जो है ये 45 बिलियन डॉलर्स है शायद, जो हमारा इंपोर्ट बिल है। देखिए, इंपोर्ट बिल का जो है हमारा डिफरेंस जो है ना 8 महीने का, वो 15 अरब डॉलर का है, सिर्फ 8 से 8 महीने का। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि जो अब 6 साल गुजरे हैं वही ट्रेंड है। तो उस हिसाब से अगर आपका 178 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, उसकी बात करने के बजाय ये कहते हैं जी हमारा 6 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 42 अरब डॉलर है, अब वो प्लस आ गया। अरे भाई, 42 अरब डॉलर आप माजी में कभी बात करते थे? आप स्टेट बैंक की वो रिपोर्टें निकालिए, 1990 की, 2000 की, 1980 की, हमेशा तिजारती खसारे की बात हुआ करती थी। तिजारती खसारा, तिजारती खसारा। अब इन्होंने रेमिटेंसेज आपने देखा कि इस साल कह रहे हैं 38 अरब डॉलर की हो गई। ये दुनिया में आप रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पिछले साल से कुछ 7 अरब डॉलर रेमिटेंसेज हमारी बढ़ गई। मैंने ये देखा कि भारत में जो जीडीपी का तनासुब है रेमिटेंस का, वो 3% है, हमारा जो है वो 9.5% है, लेकिन बरामदात में बिल्कुल उल्टा है। तो ये जो खेल कर रहे हैं, तिजारती खसारे की बात करने के बजाय करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस से, एक तो ये आग से खेल रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये थी कि ये जो पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ा रहे हैं इस हद तक कि जी अब ये 1000 रुपये पर आ गया, जो है वो 60 रुपये हुआ करता था कुछ साल पहले। तो ये तो सूबों को भी नहीं मिलता और इससे हर चीज़ बढ़ती है। तीसरे कि आपने जो अभी IPP के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, उसमें जो कुछ हम कर सकते थे फॉरेंसिक ऑडिट करा के, उससे 3 गुना ज़्यादा कमी कर सकते थे, वो हमने नहीं की। अब हम ये कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम पहले भी नहीं बढ़ाए थे, अब नहीं बढ़ा रहे, तो वहाँ से इसको पूरा कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये भी रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए कि IMF अपने जो है वो दांत तेज कर रहा है। तो मैं कह रहा था टैरिफ वार की भी जो आ गई अमेरिका की, अब ये टैरिफ वार में एक और खेल शुरू हो गया कि जनाब हमें बारात दे दें। अरे भाई, ये टैरिफ वार पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं। उनके दरपर्दा मकासद जो हैं वो तो चीन को कंट्रोल करना है, बाकी के साथ तो वो एग्रीमेंट कर लेंगे। चीन के साथ मैं आपको बताऊं, हमारा जो तिजारती खसारा है चीन के साथ, लोगों को शायद पता ना हो, हमारा चंद बरसों में चीन के साथ तिजारती खसारा है 75 अरब डॉलर। हमने चीन ने हमें 75 अरब डॉलर तो हमने चीन को दे दिए। अब अमेरिका ये चाहता है सालाना 10 बिलियन डॉलर के करीब हमारा जो है वो डेफिसिट है उनके साथ। जी, मैंने वही 6 साल में 74 अरब डॉलर आपकी फिगर दे दी, वही आप फरमा रहे हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका को जो फिक्र है वो है, हमारी नहीं है। वो हम जो टैरिफ वार क्या कर रहे हैं, असल ये है कि उसको खतरा ये है कि 2045 तक शायद चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अमेरिका से आगे ब्रिक्स उन्होंने लेकर आ गए हैं, जिसमें भारत शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो लेकर आ गए हैं। CPEC हमारा पीछे चला गया। आपने देखा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे वो हमने पीछे धक्का दे दिया, अब हम मिनरल्स की तरफ आ गए। अरे भाई, अब हमें तो इंडस्ट्रियल जोन से, इकोनॉमिक जोन से बरामदात शुरू करानी थी। चीन ने यहाँ पर अपने वो लेके आने थी टेक्नोलॉजी, जो अरेंजमेंट हुआ था, और यहाँ से बरामदात होनी थी, हमारे लोगों को रोजगार मिलना था। अब वो पीछे चला गया, अब मिनरल्स आ गया। अब मिनरल्स तो 5 साल 6 साल के बाद बात होगी अगर सरमायाकारी आई। तो आप देखें, पहले हमने एशियन टाइगर की बात की, उसके बाद हमने कहा जी हम G20 के मेंबर बनने जा रहे हैं, वो बात हो गई। उसके बाद CPEC को कहा गेम चेंजर है। तो फिर ये कहा कि जनाब SIFC है, वो कोई 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा। अब उन सब चीज़ों को छोड़ के हमने कहा कि नहीं जनाब, ये तो मिनरल्स हैं। तो भाई कभी तो बात करें कि भाई टैक्सेस, मुल्क की बचतें, मुल्क की सरमायाकारी, एक्सपोर्ट। डॉक्टर साहब, मैं नाजरीन को पहले ही बता रहा था कि ये टैरिफ वार आगे बढ़ गई है। 245% चीन के ऊपर टैरिफ जो है अमेरिका ने कर दिया है। उसका पूरी दुनिया की 100 साल के अंदर इतनी वो हो रही है कि डॉलर खतरे में है। 8% जो है बाकी करेंसियों में नीचे वो नीचे आ गया है, और उनके स्टॉक एक्सचेंज में से कोई 10 ट्रिलियन डॉलर उड़ गए हैं। और दुनिया भर में हमेशा ये होता था कि जब अमेरिका में मसला आता था, रिसेशन के खतरात होते थे, लोग ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे। अब लोग बेच रहे हैं। और ये ओवरऑल मेरा ये कहना है कि अगर हम अच्छी पॉलिसी करें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को अच्छी मंडी के तौर पे पेश करे और चीन से बात करे कि जनाब हमारे यहाँ गौर करें, तो हम शायद इसमें से कुछ बहरान से भी बच सकते हैं, शायद कुछ इसमें से मौके भी निकले। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे ये ना हो, मेरी बात गलत हो, कुछ अरसों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहना है, मैं आपको आज रिकॉर्ड बताऊँ कि आप चीन और अमेरिका में से एक का इंतखाब कर लें, ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, आपका हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास है। रेमिटेंसेज जो आती हैं वो अमेरिका से आती हैं, यूरोपियन यूनियन से आती हैं, सऊदी अरब से, UAE से। तो और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें दिया हुआ एक्सपोर्ट का उन्होंने।
तो चीन के साथ तो हमारा जो 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई थी आई है, तो उस वक्त जब ये नहीं थी तो उस वक्त बांग्लादेश हमसे आगे था, पीछे, बहुत पीछे था, सॉरी। उनका जीडीपी भी हमसे कम था। अब 2014 के बाद उनकी जीडीपी भी बढ़ गई, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, तो हमें क्या मिला? तो मेरा कहना ये कि आप जरा सा उसको चीज़ों को देख लें, ऐसा ना हो। मुझे अब भी लगता है कि वो अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ मामला बड़ी हद तक तय करेगा। अल्टीमेटली चाइना को उसने कंट्रोल करना है, ब्रिक्स को नुकसान पहुंचाना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और ईरान को नुकसान पहुंचाना है, और ग्रेटर इसराइल पे वो काम करेगा। दो चीज़ें हैं, ग्रेटर इसराइल और जो है वो चीन को कंट्रोल करना। उसकी जद में जो भी आए उस पर हम भी आएंगे, ईरान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। तो अगर हम उससे बचने के लिए बजाय इसके कि मराहत मांगें, ये कहें कि 2027 तक अगर हम खुद निसारी की तरफ नहीं गए, हमें फिर IMF के लोन की जरूरत पड़ी, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये खुदकशी होगी। क्योंकि उस वक्त अमेरिका कहेगा इधर अमेरिका और चाइना एक का इंतखाब कर लें, फिर हमारे सामने जो कुछ होगा वो आपको। तो मेरा ऑलरेडी हो रहा है डॉक्टर साहब, वो ये कहा जा रहा है कि जी आप चीन से आपका $10 बिलियन का डेफिसिट है और हमारे साथ $3.5 बिलियन का आपका सरप्लस है, तो आप जाहिर है ये जो नेगोशिएशन इस वक्त पाकिस्तान की उनसे चल रही है उसके अंदर ऑलरेडी ये बात हो रही है। पर हमें हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, जिसकी तरफ यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं नजर आ रही और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गौर व फिक्र कर रहा है इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त देने का। थैंक्स सो मच। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।